हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी हम इस पर एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको फाइनेंशियल एमसीक्यू मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज करवाए थे। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी, और साथ ही कोई भी स्टूडेंट्स है जिनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियोस की पूरी सीरीज़ जो है, जिसमें भी मैं आपको ये एमसीक्यूज कराऊंगी, पूरी सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो एक भी वीडियो आप मिस नहीं करिएगा, ज़रूर देखिएगा। सारी वीडियोस आपको हेल्प मिलेगी, आपकी रिवीजन होगी अच्छे से, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो भी नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, वो सभी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी पूरी सीरीज़ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 10 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। ये हमारा 11th क्वेश्चन है सीरीज का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ए रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट एंड द वे कंसीडर्ड बाय वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक होल्डर इज क्लासिफाइड एज। एक रिस्क जो कि प्रोजेक्ट के साथ में होता है और जो कि जिसे क्या है क्या किस तरह से क्लासीफाई करते हैं स्टॉक होल्डर, डाइवर्सिफाइड। ठीक है, तो वो उस रिस्क को क्या कहा जाता है। ए एक्सपेक्टेड रिस्क, बी बीटा रिस्क, सी इंडस्ट्री रिस्क, या फिर डी रिटर्निंग रिस्क। तो एक ऐसा रिस्क है जो कि प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, यानी कि वो रिस्क होता ही है। और उसको कैसे कंसीडर्ड करते हैं, स्टॉक होल्डर जो है डाइवर्सिफाइड की तरह करते हैं। तो इन चारों में से हमें बताना है उस रिस्क को किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे रिस्क को किस नाम से जाना जाता है, बीटा रिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीटा, इसको ऐसे भी शो किया जाता है, बीटा रिस्क जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट में एसोसिएट होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इज 13%। कॉमन स्टॉक है उसकी जो कॉस्ट है वो 13% है। एंड द बॉन्ड प्रीमियम रिस्क प्रीमियम इज 5%, और बॉन्ड का रिस्क प्रीमियम जो है वो 5% है। तो हमें बॉन्ड यील्ड निकालना है। बॉन्ड यील्ड निकालने के लिए क्या है, बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो क्या होता है, कॉमन स्टॉक जो होता है उसमें से माइनस कर दें अगर हम बॉन्ड का रिस्क प्रीमियम, तो हमारे पास बॉन्ड यील्ड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए, हमें कॉमन स्टॉक दे रखा है 13% का और रिस्क प्रीमियम है 5%। तो अगर हम 13% में से 5% माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है बॉन्ड यील्ड आ जाएगा। तो 30 में से 5 गए 8, यानी कि कितना हुआ बॉन्ड यील्ड, 8% हुआ। ये तो परसेंटेज में आ गया। अगर हम ऑप्शन में देखिए हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज में नहीं दे रखी है वैल्यू। ए ऑप्शन दे रखा है 18, बी 0.026, सी 0.08, या फिर डी 0.18। ठीक है, तो ये परसेंटेज में नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो 8% का हम निकाल सकते हैं। 8 का परसेंट हटाएं तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 8 डिवाइड बाय 100 क्या हो गया, 0.08 हो गया। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 0.08, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोल्यूशन मैंने लिखा भी हुआ है। बॉन्ड यील्ड कैसे निकाल सकते हैं हम, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। कॉमन स्टॉक की जो कॉस्ट होती है उसमें से बॉन्ड का रिस्क प्रीमियम माइनस कर देंगे तो बॉन्ड यील्ड हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 13 कॉमन स्टॉक है और 5 रिस्क प्रीमियम है। 13% में से 5% माइनस किया तो 8% आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में कितना हो जाएगा, ये 0.08 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट आता है, द इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट एंड मार्केट रिस्क प्रीमियम आर द फैक्टर्स विच डैश। जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, टैक्स रेट होता है और जो मार्केट का रिस्क प्रीमियम होता है, वो सभी किसके फैक्टर्स होते हैं। ए इंडस्ट्री कैन नॉट, जो ये सभी फैक्टर्स होते हैं उसके आगे डैश हमें दे रखा है, उनमें फिल करना है क्या आएगा। ये ऑप्शन है इंडस्ट्री कैन नॉट कंट्रोल, जो ये फैक्टर्स है क्या उनको इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकती।
डी ऑप्शन है इंडस्ट्री कैन कंट्रोल, इंडस्ट्री इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। सी है फर्म मस्ट कंट्रोल, फर्म जरूर कंट्रोल कर सकती है। डी फर्म कैन नॉट कंट्रोल, फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इन चारों में से हमें इसमें बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्म कैन नॉट कंट्रोल। जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो ये जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, टैक्स रेट हो गया या मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया, इसको फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फर्म कैन नॉट कंट्रोल। नेक्स्ट है इन रिटेंशन ग्रोथ मॉडल द परसेंट ऑफ नेट इनकम फर्म यूजुअली पे आउट एज शेयर होल्डर डिविडेंड इज क्लासिफाइड एज। तो रिटेंशन ग्रोथ मॉडल का हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। रिटेंशन ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, जो परसेंट होता है नेट इनकम का फर्म जो पे आउट करती है एज डिविडेंड शेयर होल्डर को, यानी कि जितनी भी इनकम होती है उसका जो परसेंट फर्म देती है शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में, उसे क्या बोला जाता है। ए पे आउट रेशो, बी पे बैक रेशो, सी ग्रोथ रिटेंशन रेशो या फिर डी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेशो। तो देखिए जो शेयर होल्डर को पे किया जाता है एज डिविडेंड उसे क्या बोला जाता है, पे आउट रेशो बोला जाता है। यानी कि जो हमने शेयर होल्डर को पे किया, जो हमारे पास से कंपनी के पास से गया पे आउट, ठीक है, तो पे इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पे आउट रेशो बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ये। द राइजिंग इन इंटरेस्ट रेट लीड टू, जो इंटरेस्ट रेट में बढ़ता है, राइज होता है, उससे क्या इफेक्ट होता है। ए इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्या उससे कॉस्ट ऑफ डेप्ट बढ़ जाती है। बी इंक्रीज द कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाता है। सी डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेप्ट, क्या कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम हो जाती है। या फिर ऑप्शन डी कह रहा है डिक्रीज द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो WACC है यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज होगा उससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, तो अगर डिबेंचर्स पर ज़्यादा या जो भी डेप्ट है लोन ले रखा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज होगी उस डेप्ट की। सीधा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट उससे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ न्यू डेप्ट और मार्जिनल डेप्ट इज आल्सो क्लासिफाइड एज। जो कॉस्ट होती है नई डेप्ट की या फिर मार्जिनल डेप्ट होता है उसे और किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किस नाम से जानते हैं। ए हिस्टोरिकल रेट, बी एम्बेस्ड रेट, सी मार्जिनल रेट या फिर डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि इन दोनों नामों से। तो देखिए इसको और किस तरीके से जान सकते हैं हम, ए और बी दोनों ही नामों से जानते हैं। जो भी न्यू डेप्ट होता है या मार्जिनल डेप्ट होता है उसको क्या बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल रेट भी बोलते हैं और एम्बेस्ड रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 द फोकस्ड बाय एनालिस्ट रिटेंशन ग्रोथ मॉडल एंड हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट आर द मेथड यूज्ड फॉर एन। तो यहाँ पर रिटेंशन ग्रोथ मॉडल और जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट है, ये मेथड्स हैं, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। ए एस्टिमेट फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ निकालने के लिए। बी एस्टिमेट ऑप्शन फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। या फिर सी एस्टिमेट ऑप्शन प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। या फिर डी ऑप्शन है एस्टिमेट ग्रोथ रेशो निकालने के लिए। तो इन चारों में से किस चीज़ के लिए जो है यूज़ होता है रिटेंशन ग्रोथ मॉडल और हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल। तो किस लिए होता है, ये फ्यूचर की ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए ये दोनों मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस्टिमेट फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट है द प्रीमियम विच इज कंसिडर्ड एज डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक एंड करंट यील्ड ऑन ट्रेजर बॉन्ड इज कॉल्ड। प्रीमियम जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न
जो आएगी कॉमन स्टॉक पे, और जो करंट यील्ड आएगा ट्रेजर बॉन्ड पे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ए करंट रिस्क प्रीमियम, बी पास्ट रिस्क प्रीमियम, सी बीटा प्रीमियम, या फिर डी एक्सपेक्टेड प्रीमियम। तो देखिए यहाँ पर जो ये कॉमन स्टॉक है उस पर जो रिटर्न आई, रिटर्न ऑन कॉमन स्टॉक माइनस करंट यील्ड ऑन ट्रेजर बॉन्ड, इनमें इस स्टॉक में से ये माइनस करके जो आ जाएगा उसे इन चारों में से क्या नाम से बोलते हैं हम? तो किस नाम से जाना जाता है? उसे करंट रिस्क प्रीमियम नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि करंट रिस्क प्रीमियम निकालने का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, जो भी कॉमन स्टॉक पे रिटर्न आई माइनस जो भी करंट यील्ड हुआ ट्रेजर बॉन्ड पर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करंट रिस्क प्रीमियम। देन नेक्स्ट है एन इंटरेस्ट रेट which is paid by the firm as soon as it issue the debt is classified as pre-tax। इंटरेस्ट रेट जो है पे की जा रही है फर्म द्वारा जैसे ही वो इशू करती है डेप्ट को, तो क्लासिफाइड एज प्री टैक्स डैश में हमें भरना है ए टर्म स्ट्रक्चर, बी मार्केट प्रीमियम, सी रिस्क प्रीमियम, या फिर डी कॉस्ट ऑफ डेप्ट। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट। यानी कि अगर कोई भी जो है डेप्ट अगर कंपनी इशू कर रही है तो उसके लिए जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, यानी कि डेप्ट ले रही है तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दे रही होगी कंपनी, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोला जाता है। क्योंकि क्या है, जो भी डेप्ट कंपनी ने उठाया है, मार्केट से पैसा उठाया है, उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ा, तो वो उस डेप्ट की कॉस्ट होगी। ठीक है, जो उस पर वो इंटरेस्ट पे कर रही है वो उस डेप्ट की कॉस्ट कहलाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द कॉस्ट विच इज यूज टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज क्लासिफाइड एज, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस चीज़ से कैलकुलेट होता है? ए वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बी कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, सी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, या फिर डी फाइनेंसिंग ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, द कॉस्ट विच इज यूज टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे निकाली जाती है? कंपोनेंट कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, इससे निकाली जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छी लगी होगी ये पूरी सीरीज़। आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इस तरह से हम 10 क्वेश्चंस करके अलग अलग वीडियोस में पूरे एफएम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।